लीनियर अलजेब्रा के 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा 6th लेक्चर है। अगर किसी को ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चाहिए जो जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है 8130 648819 मेरे नंबर पर। तो मैं एक बार अपना नंबर लिख देता हूँ, 8130 648819। पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स बी is obtained by taking the transpose of the matrix of cofactor of the corresponding elements of a square matrix A, then B is called। तो इसने कहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है, जो फॉर्म हो रहा है एक मैट्रिक्स ए से, सपोज करो कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हैं A11 A12, इस तरह से एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये ऑब्टेन हो रहा है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो माइनर आता है उसकी पोजीशन साइन के साथ जो होता है वो उसका कोफैक्टर होता है, और उसका अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो की है वो एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ऑप्शंस बी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी यहाँ पर याद रखेंगे ये इनकरेक्ट है, और एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पर इसका है, यानी कि एमसी सिंगल करेक्ट आंसर है इसका। If A is any square matrix and B is the transpose of the matrix of cofactor of the corresponding elements of the matrix A, then B is called the adjoint of A। तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हमारी डिजायर्ड नहीं है। If A is any square matrix, then adjoint A into matrix A equal to A into adjoint A equal to determinant of A। ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो कैसे रॉन्ग है, यहाँ पर अगर आई होता तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारी डिजायर्ड स्टेटमेंट होगी। और ये आता कैसे है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा होता है, यहाँ पर आपने पढ़ा है ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर हमने लिखा एडजॉइंट, या मैं इसको अलग से ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। तो ये हमारा होता है एडजॉइंट ए, और इसको मल्टीप्लाई कराना था ए से। एडजॉइंट ए का मीनिंग है जो को फैक्टर है A11, ऐसे ही यहाँ पर आएगा A1n, क्योंकि उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो नीचे वाला कॉलम था ये रो बन जाएगा। और इसी तरह आप जाएंगे तो A1n, यहाँ पर 1n आएगा तो ट्रांसपोज में ये यहाँ पर आएगा। और इसी तरह आप यहाँ पर जाएंगे ANN। ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। और इसका अगर ए के साथ करेंगे तो ए हमारा क्या है, 1 1 1 2, इस तरह से आपकी ये मैट्रिक्स है। और आप एक रिजल्ट जानते हैं कि एडजॉइंट और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराने से आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो ये है, और उसका ये कॉलम फर्स्ट लेंगे तो यहाँ पर जो है वो यहीं पर ये रहेगा, यानी कि AN1, यानी कि एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आएगा, तो इसका जो पहला एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह आप करेंगे मतलब कोफैक्टर और अदर एलिमेंट्स के साथ अगर लेते हैं तो वो जीरो होता है, तो बाकी सब जगह जीरो फॉर्म होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पर डिटर्मिनेंट ए इस तरह से फॉर्म होगा, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। अगर हर रो या कॉलम से अगर हम डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम कॉमन ले लें, तो ये बचती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए या आउटसाइड ले लिया हमने। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, एडजॉइंट ए, और ए को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है आपका
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट में कहा है आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो ये बात सही है, तो ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होगी। एवरेज स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पॉजेज अ यूनिक इनवर्स, स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि नॉन सिंगुलर यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, पॉसेज अ यूनिक इनवर्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा, तो ये वाली बात भी हमारी सही है, तो ये भी हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। तो एक डिजायर्ड ऑप्शन जो था वो सिर्फ बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो फिर से देख लेते हैं। ए बी इज इन्वर्टिबल, ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मे और मे नॉट बी इन्वर्टिबल, और द स्टेटमेंट ए बी सी आर नॉट ऑल, यहाँ पर ये याद रखेंगे नॉट ऑल यानी कि सभी नहीं है करेक्ट। तो अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इनका प्रोडक्ट भी वो क्या इन्वर्टिबल होगा यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी अगर ये करेक्ट साइज की हैं, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यानी कि कन्फॉर्मेबल है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये नॉट इक्वल टू जीरो और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यह सही स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारी डिजायर नहीं है। ए ट्रांसपोज इन इन्वर्टिबल, तो जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और हम ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा आपका ए का डिटर्मिनेंट, और फिर जब दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा और ये इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉन जीरो है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, तो ये आपका डिजायर्ड नहीं है। अब आप चेक करेंगे ए स्टार मे और मे नॉट बी इन्वर्टिबल, तो क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो रियल या कॉम्प्लेक्स उसने जस्टिफाई नहीं किया है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो ये वाली बात जो है हमारी सही है कि वो इन्वर्टिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये भी हमारी डिजायर नहीं है। द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी आर नॉट ऑल करेक्ट, तो यहाँ पर मे और मे नॉट था, इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये सारी की सारी करेक्ट थी, और यहाँ पर कहा है नॉट ऑल करेक्ट, यहाँ पर नॉट ऑल करेक्ट, तो इसीलिए यही वाली बात जो है सही नहीं है, क्योंकि सारी करेक्ट हैं और वो कह रहा है नॉट ऑल करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, इसलिए ये डिजायर्ड होगा, तो ऑप्शन से डी इसका ट्रू होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ए बी इनवर्स, और आप जानते हैं कि इनवर्स इक्वल होता है रिवर्स ऑर्डर में, तो ये वाली आपकी गलत है, तो ये हमारे लिए डिजायर्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है ट्रांसपोज का इनवर्स, अभी हमने बात करी थी, तो ये वाली बात सही है, ये गलत हो जाएगा। और कॉन्जुगेट स्टार इनवर्स, ये भी बात हमारी सही है, तो ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी आर नॉट ऑल करेक्ट, तो सारी की सारी आपकी करेक्ट नहीं है, तो ये वाली बात आपकी सही है, इसलिए ये डिजायर्ड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आपकी गलत है, तो इसलिए नॉट ऑल करेक्ट, तो ये वाली बात आपकी सही हो जाती है, इसलिए ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाता है। तो 104 की जो की है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसने क्या कहता है वो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ ए इज ट्राइंगुलर, ए इनवर्स इज ऑल्सो ट्राइंगुलर। इसको अलग से देख लेते हैं क्या है ये। अगर ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही उसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो अगर उसका डायगोनल एलिमेंट कोई जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट इफ जीरो बिलोंग्स डायगोनल, देन डिटर्मिनेंट, अगर उस मैट्रिक्स को ए कॉल कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और तब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो अगर ए कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और उसका कोई एक डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम वो ट्रायंगुलर होगा या नहीं होगा उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये वाली बात हमारे इनकरेक्ट है, इसलिए ये डिजायर्ड है। इनकरेक्ट है इसलिए ये डिजायर्ड है। इफ ए इज एन ए मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए, यानी कि इसने कहा है एडजॉइंट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाली बात उसकी गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अगर ऐसे होता है तो ये सही होता, तो ये गलत है, तो ये हमारी डिजायर्ड रहेगी ये भी। इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी। तो ये गलत है, क्योंकि एडजॉइंट जो होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, जैसे कि इनवर्स आता है ए बी का जो इनवर्स होता है, जैसे आता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे एडजॉइंट आते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो इसलिए ये वाली बात भी सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट ए बी एंड सी आर करेक्ट, क्योंकि इसमें एक ही ट्रू आंसर है इसका है। तो ये वाले जो स्टेटमेंट है ये हमारे गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऊपर के सारे सही हैं और यहाँ पर कहा है आर इनकरेक्ट। तो ये वाली बात गलत है, इसीलिए ये वाली हमारी डिजायर्ड हो जाएगी। तो इसकी जो की होगी वो ऑप्शन से डी होगा। तो क्योंकि एक ही लेना था, ये भी ये सारे के सारे सही स्टेटमेंट हैं, तो इसीलिए इसमें से एक चूज करना है, तो हम इसको चूज नहीं कर सकते, सारे के सारे ट्रू हैं, तो इसलिए ऑप्शंस यहाँ पर डी ट्रू होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है जो रिड्यूसिबल है इस फॉर्म में, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें हम बनाते हैं, वेयर आर लेस देन एम एंड आर लेस देन एम। यानी कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है वो उससे उसका एक सब मैट्रिक्स होता है, देन रैंक ऑफ ए। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होता है वही उसकी रैंक हो जाती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर एक सिस्टम दे रखा है, डजेंट हैव अ सॉल्यूशन इफ के इज, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा के की किस वैल्यू के लिए। तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से हम इसको चेक करेंगे। तो इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो होगा के वन 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 के वन के, फिर यहाँ पर होगा वन वन के और के क्यूब। तो आप देख रहे हैं इस वाले रो को मैं सबसे ऊपर पहुंचा देता हूं, तो ये होगी वन वन के क्यूब, और फिर ये वाली अपनी जगह पर वैसे ही के वन के, और जो ऊपर वाली है उसको मैं सबसे नीचे ले आता हूं। तो अभी इस मैट्रिक्स का जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के इसको के से मल्टीप्लाई कराऊंगा और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, तो वन वन के क्यूब, ऐसे ये जीरो हो जाएगा, ये के माइनस वन, ये वन माइनस के, और ये के माइनस के क्यूब। ऐसे ही
सॉरी, ये तो डायरेक्ट मैंने इसको डायरेक्ट माइनस कराऊंगा और इसमें से मैं के से मल्टीप्लाई करा के कराऊंगा। तो ये हो जाएगी 0 और के से मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि, तो 1 - k, 1 - k² और यहाँ पर 1 - k4, एक एक बार के ऐड हो जाएगा यानी कि पावर में। तो मेरी जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आई है वो ये आ गई है और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इसमें से क्या करें, यहाँ पर किसी तरह से 1 - k यहाँ पर है तो इसको निगेटिव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 + k, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको कर देते हैं 1 - 1 k, k³ 0 k - 1 1 - k और k - k³। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव है इसका जस्ट, तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो ये -(+k - 1)। तो ये निगेटिव है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 फॉर्म हो जाएगा और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 - k² -1, सॉरी +1 - k और यहाँ पर 1 - k⁴ +k - k³। तो यहाँ पर डजेंट हैव अ सॉल्यूशन, तो ये आपका 0 होना चाहिए और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये 0 हो जाता है और ये नॉन ज़ीरो हो जाता है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो सेम नहीं होगी, उसी केस में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे 1 - k² +k 1 - k नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 2 - k² - k इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं k² +k -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है k की वो क्या आती है, k² +2k -k - 2 इक्वल टू 0। k², सॉरी k आउटसाइड लिया, k+2 और यहाँ से 1 तो k+2। तो यहाँ पर आया आपका k - 1 इक्वल टू 0 और k+2 इक्वल टू 0। तो k की किस वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या तो k 1 हो जाए, k इक्वल टू 1 हो जाए तब भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और k इक्वल टू -2 हो जाए तब भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपका जो यहाँ पर है 1 और -2, इन दोनों वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका बी और डी दोनों ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन 0 0 0। तो ये एक सिस्टम है और ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि 0 0 0 उसका सॉल्यूशन होता ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें वेरिएबल 4 हैं और ये 3 इक्वेशन है, तो जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होगा ही होगा। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ओनली वन सॉल्यूशन, ये बात इसकी गलत हो जाती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो इनफाइनाइट करेंगे और नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो और कोई तो कर नहीं सकता तो नो सॉल्यूशन, ये वाली बात तो गलत हो जाती है क्योंकि इसका एक ना एक तो सॉल्यूशन है ही, वो 0 0 है। तो फर्स्ट दो डिस्कार्ड हो जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली बात मैंने आपको बता दिया क्यों सही है। और ओनली 2 सॉल्यूशन, इसमें 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और उसका रीजन वही था कि रैंक इसकी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है। इफ देयर इज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर एक नॉन जीरो माइनर आर ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है तो जो मैट्रिक्स की रैंक है वो एटलीस्ट आर होगी, एटलीस्ट आर। तो रैंक ऑफ इक्वल टू आर हो जाएगी नहीं, क्योंकि उससे हो सकता है उससे ऊपर के जो माइनर हैं वो सारे के सारे जीरो ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो है
और तो जरूरी नहीं कि फोर ऑर्डर का ज़ीरो हो, तो यहाँ पर इसके बारे में असर्टली हम नहीं कह सकते हैं। रैंक ऑफ ए लेस देन आर, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि जो उसकी रैंक है वो आर से कम तो होगी ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक माइनर हमें आर ऑर्डर का मिल रहा है, तो ये वाली बात भी गलत हो जाती है। रैंक ए इज नॉट लेस देन आर, ये वाली बात सही है कि उसकी जो रैंक है वो आर से लेस देन नहीं होगी, लेकिन उसने यहाँ पर कहा है कि रैंक ए ग्रेटर देन आर। ऐसा हो सकता है कि जो आर ऑर्डर है उससे सारे के ऊपर के अगर जीरो हो जाते हैं तो रैंक वही हो जाएगा, उस केस में ग्रेटर देन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाली बात गलत है, तो ऑप्शन से इसका सी ट्रू है। तो यहाँ पर एक सुन नो, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर है 109, इसकी जो की है वो ऑप्शन सी। इफ ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, अगर सारे के सारे जो आर प्लस वन के जीरो हो जाते हैं और कोई ऑर्डर आर का भी अगर जीरो है, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि जो रैंक है वो आर होगी, क्योंकि इसके हम बारे में ये नहीं कह सकते कि एट लीस्ट अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 4x4 का है, तो हो सकता है इसकी सारी एंट्री अगर जीरो कर दूं मैं, तो 4 रैंक नहीं हो सकती है। अगर मैं एक कॉलम और जीरो कर दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थ्री ऑर्डर का भी है वो उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा, कोई सा भी 3x3 मैट्रिक्स का। तो अगर आर ऑर्डर के सारे माइनर्स अगर जीरो हैं और थ्री के भी जीरो हैं, उस केस में हम रैंक उसकी दो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। तो रैंक के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि आर से कम हो सकती है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल टू आर, इस बारे में हम श्योरली नहीं कह सकते। रैंक ऑफ ए लेस देन आर, क्या रैंक ए आर से लेस देन होगी? लेस देन के बारे में भी हम नहीं कह सकते, आर भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है, रैंक ए ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन का तो सवाल ही नहीं है। अगर ग्रेटर देन होगी तो आर होगी, या आर से बड़ी नहीं होगी, हमारा ये कहने का मीनिंग है। तो रैंक ए इज नॉट ग्रेटर देन आर, क्या तो आर होगी या आर से छोटी होगी। तो नॉट ग्रेटर देन, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है डिटेल में कि क्या आखिर ये कहना चाह रहा है। तो ये वाली बात हमारी जो है सही है, तो यहाँ पर आपका डी ट्रू है। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एन बाई एन, यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है एन बाई एन जो इस तरह से है। तो आप देख रहे हैं कि कोई अगर मैट्रिक्स अगर उसके करस्पॉन्डिंग दो रो, कोई सी भी दो रो प्रोपोर्शनल हो या सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो इसका अगर हम कोई सा भी सब मैट्रिक्स लें तो वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अगर कोई भी सब स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। उस केस में रैंक उतनी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो टू का भी लेंगे, तो कोई भी टू का लेंगे तो वो सेम एलिमेंट आएंगे ऊपर नीचे, तो वहां पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में इसकी रैंक वन होती है। तो अगर या आप ऐसा इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो ये सारी की सारी एंट्री जीरो हो जाएगी। माइनस करा दीजिए जस्ट सारी रो से पहले वाली रो को, तो सारी एंट्री जीरो हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो रो बचेगी, उससे भी आप बता सकते हैं इसका रैंक वन होगा। यहाँ पर ए क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए क्या है, आपका ए कोई सा भी रियल नंबर हो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड पॉसेस ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, तो ये एक होमोजीनियस है लेकिन उसका जीरो जीरो एक यही सॉल्यूशन होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा है या नहीं है उसको हम अभी चेक करेंगे, और चेक करने के बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। तो इसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे जब भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आए और वो ये कहे कि इसका किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो आप बिना सोचे समझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिडर करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जानकारी हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे देता है। यानी कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए ये हमारा डीएनए टेस्ट है। तो 4 5 6 और ये 5 6 7 7 8 9 इस तरह से ये है। तो इसकी जो एंट्रीज हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज गिवन है।
वन नहीं है, तो कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगी। आप इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना। और अगर जो रैंक है वो 3 आ जाती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उस केस में इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगर 3 नहीं होती है, नॉट इक्वल टू 3, तो इस केस में सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये वाला ऑप्शन तो इसलिए डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि नॉन होमोजीनियस का है। फिर ये वाला भी नॉन होमोजीनियस का है। सिर्फ ए और सी के बारे में बात करेंगे। तो क्या तो रैंक अगर 3 होगी तो उस केस में होमोजीनियस एंड पॉसेस ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर रैंक 3 नहीं होते हैं तो होमोजीनियस तो है ही और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि उसका कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वहां पर उसके इनफाइनाइटली मैनी ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो जो पॉसिबिलिटी है इसके आंसर की, वो क्या तो ए होगा या सी होगा। अब इसको आप अपने आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, एंट्रीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इफ ए 3 by 3 यानी कि स्क्वायर नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन विच एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज जीरो, सारे दो ऑर्डर के माइनर जो है वो जीरो है, तो उसकी रैंक क्या हो सकती है? जीरो मैट्रिक्स तो ये है नहीं, जीरो मैट्रिक्स की रैंक जीरो होती है लेकिन ये नॉन जीरो। तो इसमें कोई ना कोई एक, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर कह देता, अगर वो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है, अगर वो नॉन जीरो सिंगुलर, नॉन जीरो और सिंगुलर अगर वो नहीं कहता, उस केस में, क्योंकि उसका जो एटलीस्ट डिटर्मिनेंट है, क्योंकि सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 3 by 3 का जीरो होगा, यानी कि 3 by 3 माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो ये नॉन जीरो है और इसकी कम से कम एक एंट्री तो नंबर होगी कोई अदर देन जीरो, तो वो उसका वन ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट कर जाएगा, उस केस में रैंक इसकी वन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे, इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस देन इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है इतना, इसको हम पी कॉल कर देते हैं, इसको क्यू। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे, तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो इस तरह से आपको मिलता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज और फिर आउटसाइड हाफ। तो ये भी पॉजिटिव में है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी प्लस में है, सिर्फ नेगेटिव में ये है। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करी गई है तो बी माइनस बी ट्रांसपोज यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा है इसने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अजर्सन, यानी कि पूरी ये बात सही है, अजर्टली कह रहे हैं, एम इज एन एन बाई एन मैट्रिक्स विद रैंक एन माइनस वन। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि एन स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी रैंक एन माइनस वन है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा। देन एम कैन बी मेड नॉन सिंगुलर बाय चेंजिंग वन एलिमेंट। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसका डिटर्मिनेंट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट जीरो होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई कॉलम या रो को जीरो होना चाहिए। तो मैं एक रो को या कॉलम को पूरा कंप्लीटली जीरो कर देता हूँ। तो और ये जो यहाँ पर इधर का लेफ्ट में आएगा वो आपका एक मैट्रिक्स होगा जिसकी जो रैंक हो जाएगी वो एन माइनस वन। अगर मैं यहाँ पर कोई एक एलिमेंट, अगर मैं कोई एक एलिमेंट अगर नॉन जीरो कर दूं, जैसे सपोज करो मैं इसको कर देता हूं, वन कर देता हूं एग्जाम्पल के पर्टिकुलरली, तो वन इंटू माइनर, उसका माइनर, तो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। और तब इसका जो डिटर्मिनेंट है, तब डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो होगा और तब रैंक उसकी उतना ही बन जाएगी जितना है कि ये इसका ऑर्डर था। तो यहाँ पर कहा है इफ एम इज एन
n by n matrix with rank n minus वन, then m can be made नॉन सिंगुलर by changing one element. सिर्फ एक एलिमेंट को आप चेंज कर दीजिए तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा फॉर मतलब उसी ऑर्डर का वो नॉन जीरो हो जाएगा और फिर रैंक उसकी उतनी एग्जिस्ट कर सकती है. उसका रीजन यही दिया है, एन एम बाई n by n matrix with rank n minus 1 has a non vanishing minor of order r minus 1 of these element. तो जो आपका इसका माइनर होगा उसके करस्पॉन्ड, जिसके लिए ये माइनर आपका नॉन जीरो होगा, उसके करस्पॉन्ड जिसके रेस्पेक्ट में वो है, वही एंट्री अगर आप नॉन जीरो कर देंगे तो फिर आपका इसका ऑर्डर आप इंक्रीज कर सकते हैं. यानी कि आपको ये पता चल गया है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है और उसकी जो रैंक है वो जस्ट एक नंबर उसके ऑर्डर से कम है, तो उसको उसी रैंक बनाने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट को चेंज करना है. यानी कि इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ एक एलिमेंट को चेंज करने के लिए. तो ये आप इसका ऐसे एक्सटेंशन थ्योरी समझ सकते हैं, जैसे फील्ड एक्सटेंशन हो गया, या बेसिस का एक एक्सटेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम एक लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में, या बेसिस उससे फॉर्म कर सकते हैं किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से. तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही ये फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट. आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए. जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे यानी कि पाइवट पोजीशन होती है वही उसकी रैंक होती है. तो ये वाली बात जो है उसकी सही है. इफ ए इज, सेकंड में कहा है n by n स्क्वायर मैट्रिक्स, इट विल बी नॉन सिंगुलर इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n. नॉन सिंगुलर है यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है. विद रेफरेंस टू द टू अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज. तो दोनों ही ये सही स्टेटमेंट है. तो बोथ द स्टेटमेंट और फॉल्स ये गलत हो जाती है, और इसमें एक ट्रू एक फॉल्स कहा गया है तो दोनों ही गलत हो जाते हैं. ऑप्शन सी आपका ट्रू कहा है, ट्रू होगा. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट में क्या कहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं. जनरली हम इसको रियल नंबर्स पर ही समझते हैं. अगर कुछ मेंशन नहीं करा है तो आप उसको जनरली अगर नंबर्स गिवन है तो आप उसमें रियल नंबर ही उसको अंडरस्टूड करके चलें. वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज. इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसका कैर पॉलिनोमियल या कैर इक्वेशन जो है हम ये समझ लेंगे जो गिवन है. और यानी कि केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स अपने कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसने अपने कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रखा है. और अगर कोई मैट्रिक्स अगर कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वहां से उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसका एग्जिस्ट करता है जस्ट आप इसको सिंपली ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा और बाकी टर्म्स को आप ट्रांसपोज कर दीजिए. तो यहाँ पर आपका ए इनवर्स आ जाएगा, आइडेंटिटी की जगह बाकी टर्म्स ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका समहाउ 6 नीचे आएगा, यानी कि 1/6, क्योंकि यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा होगा यानी कि 6 टाइम्स ए इनवर्स इस तरह होगा. तो जब हम 6 को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 1/6, तो उससे डायरेक्ट हमें पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा. तो यहाँ पर आपको 100 जो 17 है यानी कि 117 उसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है. या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 4a इक्वल टू 6 टाइम आइडेंटिटी. और अगर मैं इसको 6 को यहाँ से रिमूव करूँ तो 1/6 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ नहीं. अब मैं दोनों साइड ए इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ. मैं राइट साइड से इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर ए इनवर्स, तो यहाँ पर ए इनवर्स हो गया. और जस्ट यहाँ पर जब ये होगा तो ये हो जाएगा a² माइनस 3a प्लस 4 टाइम्स आइडेंटिटी, क्योंकि ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा. तो ये देख सकते हैं आप ऑप्शन से डी यहाँ पर ये है.
और ट्रिक तो मैंने बता दी थी कि 1/6 देख के ही आप कर सकते हैं। ये एक सिस्टम दिया गया है और ये कहा है इज कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। ये सिस्टम तभी कंसिस्टेंट होगा अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि ए, और उसके साथ अगर हम ये ले लेते हैं राइट हैंड साइड में जिसको हमने डी कहा है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल देते हैं और इस इतने को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है यहाँ पर एक्चुअली डी लेना चाहिए, मैंने बी ले लिया है सभी में। या तो यहाँ पर B1 B2 B3, सिर्फ इसको नोटेशन बी दे दी मैंने इसको, उससे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि इसकी दोनों की रैंक सेम हो। अगर कोई ऐसा लास्ट में अगर 0 0 और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन होती है यानी कि जो ये कॉलम होता है, अगर यहाँ पर कोई नॉन जीरो एंट्री बन जाती है तो उस केस में इसका रैंक और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होता है, क्योंकि इसकी रैंक तो ये पूरा हो जाएगा और इसकी रैंक ये 0 0 होने की वजह से कम हो जाती है एक, तो वहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कहा है कंसिस्टेंट, तो रैंक बराबर होनी चाहिए। अगर हाँ वो अगर वेरिएबल्स के बराबर हो जाती है तो यूनिक सॉल्यूशन, और वेरिएबल से कम होती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिर्फ ये वाली बात भी गलत हो जाती है, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन कहा है। इफ ए इज एन m by n यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रैंक r है, देन ax इक्वल टू 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और रैंक जो है वो m by n है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी रैंक r है तो ये जो रैंक है ये इसके ऑर्डर से लेस देन और इक्वल होगी, यानी कि r लेस देन इक्वल टू m और r लेस देन इक्वल टू n। ऐसा ही केस हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि r ग्रेटर देन इक्वल टू m या r ग्रेटर देन n। यानी कि जो रैंक होती है हमेशा जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स उससे हमेशा लेस देन और इक्वल में आती है। तो यहाँ पर n और n के बराबर नहीं हो सकती है, बराबर पॉसिबल है लेकिन यहाँ पर कहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन ए एक्स इक्वल टू 0 का यूनिक सॉल्यूशन 0 0 होता है और उस केस में जो रैंक है वो n के इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर नॉन ट्रिवियल कहा है तो यानी कि जो रैंक है वो n से लेस देन होगी, बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। लेस देन या इक्वलिटी होने की वजह से ये वाला ऑप्शन से भी डिस्कार्ड हो जाता है, तो ओनली ऑप्शन बी ट्रू होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए और बी आर टू मैट्रिसेस, देन बोथ ए प्लस बी एंड ए डॉट बी यानी कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट। तो अगर हम ए और बी दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर कर लें, जैसे 3/2 और ये भी 3/2 का, हम नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ये उसको 3/2 का कंसिडर कर लें, तो यहाँ पर एडिशन तो पॉसिबल हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा है ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप, तो सेम टाइप वाली जो बात है वो गलत हो जाती है। ए एंड बी आर स्क्वायर, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों ही स्क्वायर हैं, तो उस केस में भी हम कुछ नहीं कह सकते। सपोज कीजिए इसका ऑर्डर n बाय n है और इसका m बाय m है, उस केस में भी इसका जो एडिशन है या प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में, अगर n नॉट इक्वल टू m होगा तो ये ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ये वाली बात गलत हो जाती है। नन ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पर ये वाली भी गलत हो जाती है। बोथ ऑफ ए एंड बी, यानी कि सेम टाइप के हों, सेम टाइप का मतलब, और स्क्वायर मैट्रिसेस हों, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हों यानी कि दोनों ही स्क्वायर हो, और सेम टाइप मतलब जितने फर्स्ट में कॉलम है वो सेकंड में भी होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी, ये अगर होगा उसी केस में दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि सेम टाइप और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी जो की है वो आपका ऑप्शन डी होगा।